नमस्कार साथियों, मैं आरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्थ आरजे पर। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी कोई नया वीडियो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज हम बात करने वाले हैं कि जीआईटी की नई डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे अपन बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। तो और एक और डिजीज, मतलब फोर्थ नंबर की डिजीज अपने ये ऐड होने वाली है जीआईटी सिस्टम में आमर्सन सब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं आज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो अपनी जीआईटी की फोर्थ डिजीज अपन पढ़ने को वाले आज, ठीक है। आज अपन 4 नंबर की डिजीज अपन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसको ऑल्सो नोन एज बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। देखो, बोवेल का मतलब पूरी इंटेस्टाइन को कवर कर लिया इसने, ठीक है ना। तो बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई व्यवधान आना, रुकावट आना, ठीक है ना। हिंदी में समझो तो आप, कोई रुकावट आना या व्यवधान आना, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि जो अपनी इंटेस्टाइन है, जहाँ पर फूड मूवमेंट करता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई उनके बीच में रुकावट आ चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, ठीक है। तो अपन बात करें इसमें आगे कि क्या होता है। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन की बात करूँ मैं कि इट इज़ ए ब्लॉकेज, मतलब रुकावट आना इन द स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दैट प्रिवेंट्स। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसमें हो सकती है या लार्ज इंटेस्टाइन हो सकती है, अपन बात करेंगे आगे इसके बारे में। तो इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है? दैट प्रिवेंट्स फूड, लिक्विड, गैस एंड स्टूल फ्रॉम पासिंग थ्रू नॉर्मली। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड, लिक्विड, गैस या स्टूल जो पास होता है उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए अपन सेकंड डेफिनेशन देखने को है, सेकंड इसका पॉइंट देखिए अपन। तो इट इज़ ए इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट बाय इंटेस्टाइन। सेम बात वही है कि इंटेस्टाइन के द्वारा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होते हैं उनके फ्लो में कोई रुकावट आ जाती है, व्यवधान आ जाता है, ठीक है। इंटरप्शन इन फ्लो, ठीक है ना, जो उनका फ्लो हो रहा है, बहाव हो रहा है, उनका जो मूवमेंट हो रहा है, उनमें दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। बात करें अपन अगले पॉइंट की, इट प्रिवेंटिंग द नॉर्मल ट्रांजिट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। इसका मतलब है कि तो जो डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं अपने, जो अपने जीआईटी में जो मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब अपने स्टोमक बोलो या इंटेस्टाइन में बात करूँ मैं, तो जो डाइजेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो नॉर्मली जो ट्रांजिस्ट होता है, ठीक है ना, उसमें रुकावट हो जाती है, वो नहीं हो पाता, प्रिवेंट कर जाता है उसको, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। ओवरऑल ये मतलब होता है इसका कि जो इंटेस्टाइनल में जो फूड, लिक्विड वगैरह की जो मूवमेंट हो रही है उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब आगे, कौन ज़्यादा प्रभावित होती है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होती है इसके लिए। तो अगली स्लाइड में बात करते हैं अपन। में अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 85%, वो भी कौन सा पार्ट? इलियम पार्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइनल का जो लास्ट वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? इलियम पार्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित आपको देखने को मिलेगा। बात करूँ मैं सेकंड, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी वो प्रभावित होती है, उसमें क्या 15% देखो कम पार्ट होता है, और जो भी ये वाला सिग्मोइड कोलोन का पार्ट देखी होगी आपने, क्या नाम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो, जैसे ही बात करूँ मैं, एक नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, ये जैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइनल, तो ये वाला जो सिग्मोइड पार्ट है, ये वाला जो यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला भाग यहाँ पे आपको प्रभावित होगा, जो लास्ट वाला भाग होता है, आप लार्ज इंटेस्टाइन देख सकते हो। जो सिग्मोइड कोलोन होती है उसमें 15% आपको ये डिजीज़ देखने को मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइनल का जो लास्ट पार्ट है इलियम, उसमें 85% तक ये संभावना आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। चलो अपन आगे बात करते हैं इसके ईटियोलॉजी के बारे में। हाँ, तो सर ईटियोलॉजी की बात करूँ यदि मैं, तो इसमें अपन दो चीज़ें देखेंगे, एक तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, एक तो अपन देखेंगे एक तो मैकेनिकल कारणों की वजह से, या फिर कारण हो सकता है इसका नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है कि कोई ऐसा कुछ बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है, कोई यांत्रिक काम हो रहा है, ठीक है ना, तो उनकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है किसी, ठीक है ना, कोई बैरियर आ रहा है ऐसा कुछ। तो अब बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में कि कोज्ड बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? एक तो कार्सिनोमा ऑफ बोवेल, यदि आपका जो बोवेल होता है, ठीक है ना, तो यदि उसके अंदर कोई कार्सिनोमा, कैंसर वगैरह देखने को, कुछ ट्यूमर्स वगैरह देखने को मिल जाए, वो एक कारण बन सकता है ऑब्स्ट्रक्शन आने का, क्योंकि कोई बहाव जा रहा है उसके बीच में कोई रुकावट आएगी तो वो कार्सिनोमा हो सकता है। सपोज करो कोई हर्निया हो सकता है,
ठीक है ना। हर्निया के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे अपन, हर्निया क्या चीज़ होती है, अगला जो अपन फर्दर जो टॉपिक आएंगे उनमें बात कर लेंगे अपन। फिकल इम्पाक्शन हो सकता है कि जो आपका स्टूल होता है, ठीक है ना, वो खुद रुकावट बन जाए वहाँ पे, ठीक है ना। एडेशंस हो सकता है कि जो आपकी ही स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या जो इंटेस्टाइन है वो आपस में एडिशन कर जाए, दोनों पिचक जाए, कहने का मतलब, ठीक है ना। पिचक का मतलब दोनों जो ये होती है, जो दोनों लेयर होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों पास में आ जाए, एडिशन कर जाए, चिपक जाए, ठीक है ना। तब भी तो व्यवधान आ जाएगा, जो भी फ्लो आएगा उसमें रुकावट आ सकती है, यदि ये दोनों पास में आने लग गई तो, ठीक है ना, तो रुकावट आ जाएगी, ठीक है। बहादुर में वोल्वोलस, अब ये क्या चीज़ है, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन इलियम, ठीक है। वोल्वोलस, ट्विस्टिंग का मतलब होता है कि कोई जैसे एक पाइप है, पाइप को आप दोनों साइड से पकड़ के मरोड़ दो, ठीक है ना, ट्विस्ट आ जाना, उसमें मरोड़ आ जाना, ठीक है। तो ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन इलियम, ठीक है ना। एक आता है एक कारण इनटू ससेप्शन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इनटू ससेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट कोज है ये भी। इनटू ससेप्शन का मतलब क्या होता है, देखो, टेलीस्कोपिंग ऑफ बोवेल ऑन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये वाली ये है, मान लो इंटेस्टाइनल ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस इंटेस्टाइन का खुद का पार्ट ही खुद के अंदर यदि धंस जाए एक तरह से अंदर, कैसे, जैसे ये इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से इकट्ठी होके और क्या हो कि ये वाला पार्ट अंदर की तरफ ऐसे धंस जाए, ठीक है ना, तो ये वाली सिचुएशन बन जाती है इसमें। तो ये जो अब ये लेयर तो यहाँ ऊपर ऊपर थी, तो ये अंदर अंदर की तरफ धंस गई ऐसे, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का खुद का पार्ट खुद के अंदर धंस जाता है, तो वो सिचुएशन कहलाती है, वो टर्मिनोलॉजी यूज में ली जाती है यहाँ पे, इनटू ससेप्शन, टेलीस्कोपिंग ऑफ बोवेल ऑन इटसेल्फ, कि खुद का पार्ट खुद के अंदर ही चला गया, ठीक है। ये क्या सबसे ज़्यादा आपको चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगी, लगभग 1 साल या 1.5 साल से छोटे बच्चों में आपको इनटू ससेप्शन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन ये तो था मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, कि कुछ रुकावट आ रही है उसके अंदर, कुछ ना कुछ, देखिए फिजियोलॉजी इसमें कोई चेंज नहीं हो रही, इसमें कोई रुकावट आ रही है कुछ बन के, ठीक है ना, बैरियर बन रहा कोई। अब आगे बात करूँ मैं नॉन मैकेनिकल की। अब नॉन मैकेनिकल की बात करूँ मैं, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, नॉन मैकेनिकल की बात करूँ, पैरालाइटिक इलियस, इसमें क्या फंक्शनल चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना आप कि आपको इसमें फंक्शनल चेंजेज इस कंडीशन में या इस प्रकार के कोजेज में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ, तो सर सबसे पहले मैं बात करूँ इसमें, पहले नॉन मैकेनिकल कोज की, पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि पैरालाइसिस आ जाता है एक तरह से, तो इंटेस्टाइनल की जो मसल्स होती है उनमें एक प्रकार का आपको पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, कोई मोमेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल नो सेंसेशन, ठीक है ना, वो कोई सेंसेशन आपको दिखाएगी नहीं। इसमें देखो क्या लिखा है कि ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन आर टेम्परली पैरालाइज्ड, ठीक है ना। अब प्रिवेंट, उससे क्या दिक्कत आने वाली है, फूड फ्रॉम पासिंग थ्रू, जो उससे जो खाना, जो इंटेस्टाइनल जो कंटेंट वहाँ से निकल रहा था, वहाँ जो इंटेस्टाइन से जा रहे हो, जो कंटेंट जा रहे हैं वो पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, प्रिवेंट कर जाएंगे, उनको पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। क्यों पास नहीं हो पाएंगे, देखो आपको पता है, एक सीधी सरल भाषा में साधारण भाषा में आपको बताऊं तो जो स्टोमक हुआ या बात करूँ मैं इंटेस्टाइन, अपन जो भोजन खाते हैं, ठीक है ना, जो खाना खाते हैं अपन, वो वहाँ पे मसल्स के मूवमेंट की वजह से आगे मूवमेंट करता है, वो फ्लो क्यों बनता है, क्योंकि अपनी मसल्स वहाँ पे मूवमेंट करती है, ठीक है ना। पैरालाइटिक इलियस का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि जो मसल्स होती है इंटेस्टाइन की, वो टेम्परेली पैरालाइज्ड हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। अब जब काम करना बंद हो गया तो मूवमेंट बंद हो गया, अब मूवमेंट बंद हो गया तो वो भोजन एक जगह पड़ा रह जाता है, वहाँ पे आगे मूवमेंट करता ही नहीं है। अब जब भोजन एक समय पर, मतलब एक समय से ज़्यादा तक यदि वहाँ पर भोजन इकट्ठा हो रहा है, लगातार इकट्ठा होता जा रहा है, तो एक समय बाद में उस फूड पाइप में, उस इंटेस्टाइनल के जो पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकता है, रुकावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा इमेजिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात चलिए, इसका दूसरा नॉन मैकेनिकल कारण क्या है, मेजेंट्रिक इन्फेक्शन, या बात करूँ मैं वेस्कुलर डिस्टिंक्शन। इसमें क्या होता है, जो ब्लड आ रहा है मसल्स के पास में, इंटेस्टाइन की मसल्स के पास में, वो नहीं आ पा रहा है, मेजेंट्रिक इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना। अब मेजेंट्रिक क्या होता है, मेजेंट्रिक तो जो आर्टरी होती है वही अपन को जो ब्लड है उसको इंटेस्टाइन तक लाती है, ठीक है। कनेक्ट कर पाओ आप पिछली क्लासों से, यदि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो मेजेंट्रिक आर्टरी वगैरह ही इंटेस्टाइन में रक्त की आपूर्ति करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। यदि उनमें इन्फेक्शन आ गया, वेस्कुलर डिस्टिक्शन आ गया, तो इस वजह से क्या होता है, इम्पेयर्ड, बाधित होएगा, या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होगी ही नहीं। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी वहाँ पे सेल्स काम कैसे करेगी वहाँ की,
ठीक है। सेल्स वहाँ के मरने लग जाएगी, मूवमेंट वहाँ के रुक जाएंगे, वहाँ पर जो भोजन है वो मूवमेंट नहीं करेगा, तो वही बात है ऑब्स्ट्रक्शन की, इस कंडीशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब बात करें अपन आगे पैथोफिजियोलॉजी की। अब पैथोफिजियोलॉजी हर डिजीज़ की जहाँ संभव हो वहाँ पे आप ज़रूर अटेंड करो उसको। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, वही सबसे कॉमन पॉइंट सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें फिर किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, जो भी अपन ने पीछे पढ़े, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी क्या होता है, इंटेस्टाइनल कंटेंट फ्लूइड गैस एक्यूमुलेटेड इन इंटेस्टाइन। वो क्या करते हैं, किसी भी इटियोलॉजी फैक्टर के कारण जो इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड कंटेंट वगैरह उसका गैसेज वगैरह वो एक्यूमुलेट, मतलब वहाँ पे इकट्ठी होने लग जाती है, किसमें, इंटेस्टाइन में। अब एक जगह इकट्ठी हो रही है, ठीक है, इकट्ठी होती जा रही, तो फिर आगे कंडीशन क्या आएगी, इंक्रीज डिस्टेंशन एंड प्रेशर विद इन इंटेस्टाइन। अब लगातार ये चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, वहाँ का फ्लूइड गैस भोजन फूड वगैरह, ठीक है ना, लगातार वहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब इकट्ठे होने से क्या होता है, फिर वहाँ पर डिस्टेंशन बढ़ जाएगा, खिंचाव होने लगेंगे, प्रेशर्स दबाव बनेगा, किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर दबाव बनने लग जाएगा, क्योंकि चीज़ें लगातार ऐड होती जा रही है वहाँ पे, ठीक है ना। अब फिर आगे क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, लगातार ऐड होने से वहाँ पर डिस्टेंशन प्रेशर बढ़ जाएगा, तो डिक्रीज विनस रिटर्न एंड आर्टेरियोलर पेरिफेरल प्रेशर, ठीक है ना। जो आर्टरी के द्वारा जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसके प्रेशर में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। डिक्रीज वेनस रिटर्न, ब्लड जा भी नहीं पाएगा आ भी नहीं पाएगा, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो बाधित हो जाएगी, उसमें रुकावट एक तरह से आपको देखने को मिल सकती है। अब इतनी सब रुकावटों की वजह से फिर लास्ट में इन द एंड रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, एडेमा और एडेमा की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इडेमा मतलब जो टिश्यूज़ वगैरह की जो फ्लूइड, एक तरह से आपको फ्लूइड भर जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, कंजेशन भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड वगैरह सब इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, आगे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना, प्रेशर्स वगैरह बढ़ रहे हैं, डिस्टेंशन इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, खिंचाव हो रहा है, विनस रिटर्न वगैरह या आर्टेरियल पेपलरी प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, इससे ब्लड की सप्लाई वो रुक गई है, कंजेशन आपको भी काफ़ी देखने को मिल सकती है, परफोरेशन उसकी वजह से, जो प्रेशर की वजह से परफोरेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ये कंडीशन इस तरीके से प्रभावित आप एक पेशेंट को कर सकती है, ठीक है। बात करें अपन फिर आगे क्लिनिकल फीचर्स की, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे जिसकी बदौलत आप इस डिजीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ मुझे ये डिजीज़ है, इसके ये लक्षण मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो अपन क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, कार्डिनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ आईओ का मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, आईओ का मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके कार्डिनल या कार्डिनल को एक सिंपल भाषा में, जो आपकी बोलचाल की भाषा में वाइटल साइंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कार्डिनल सिम्टम्स या वाइटल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे अपन को इस डिजीज़ के लिए, एक तो पेन इन ल्यूमेन, जो आपकी ल्यूमेन है, ठीक है ना, ल्यूमेन कौन सी, ये इंटेस्टाइनल वाली ल्यूमेन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होती है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, तो ये वाली जो ल्यूमेन है इसमें आपको दर्द का एहसास होगा, ठीक है ना। याद रखना कि जो ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन है उसमें आपको पेन का अनुभव होगा एक लंबे टाइम के बाद में, ठीक है ना, शुरू में नहीं होता है, लेकिन यदि लंबे समय तक वो बीमारी बनी हुई है, आपको कंडीशन बनी हुई है आपकी, तो पेन का अनुभव आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे लगातार वो फूड वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो पास आउट हो नहीं पा रही, क्योंकि इंटेस्टाइनल की जो मसल्स है उनमें डैमेज हो गया है, बताया था पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइज हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। इस वजह से मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो फूड वगैरह सब इकट्ठे होते जा रहे हैं, स्टूल पास ही नहीं कर पा रहा है पेशेंट एक, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है। वॉमिटिंग उसको देखने को मिल सकती है। वॉमिटिंग क्यों, क्योंकि फूड लगातार पेट भरा जा रहा है, ठीक है ना, तो एक समय बाद में वो पास नहीं होगा, स्टूल पास आउट के द्वारा नहीं होगा, तो फिर वो वोमिट के रूप में ही बाहर आएगा, ठीक है। डिस्टेंशन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। डिस्टेंशन का मतलब एक खिंचाव सा ना वहाँ पे, क्योंकि लगातार चीज़ें भरी जा रही है, ठीक है ना, एक फिक्स्ड जगह पे लगातार चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करूँ मैं आगे अगले क्लिनिकल फीचर्स की में, तो इनएबिलिटी टू पास फ्लूचुलेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, फ्लूचुलेंस का मतलब तो होता है कि वो फिर अब उसका जो मसल्स काम नहीं कर रही है ना, तो कहने का मतलब अपने पेट को फुला भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। फ्लूचुलेंस, वो पेट को फुला भी नहीं पा रहा, उसकी मसल्स जहाँ है वहाँ की वहाँ अटकी पड़ी है। आपको यहाँ पे इस कंडीशन में मेलेज देखने को मिल सकता है, फील टू फेटिक। क्यों फील टू फेटिक क्यों, देखो फील टू फेटिक का मतलब होता है कि आपको थकान सी अनुभव होगी वहाँ पे,
एक टर्मिनोलॉजी इसकी मेलेज बोलते हैं इसको। फील टू फैटिग, थकान का अनुभव होगा। थकान का अनुभव इसलिए होगा क्योंकि भोजन जहाँ डाला था आपने वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि मूवमेंट वहाँ जा नहीं रही है, डाइजेशन सही से हो नहीं पा रहा है, तो एनर्जी आपको ठीक से मिल नहीं पा रही, इसलिए थकान का अनुभव आपको यहाँ पे हो सकता है। क्लोज साइन आपको देखने को मिल सकता है। अभी क्लोज साइन क्या होता है? फीलिंग डिफेक्ट, ठीक है ना, कुछ अलग सा फील होगा आपको। अब ये क्लोज साइन, ठीक है ना। क्लोज साइन देखने को कहाँ मिलता है? इसकी साइड देख लो, लोकेशन देख लो, तो सीन एट मिड ट्रांसवर्स कोलोन रिप्रेजेंटिंग इनटू ससेप्शन। कहने का मतलब जो ट्रांसवर्स कोलोन है, ये कोलोन थी, ठीक है, तो ये तो असेंडिंग हो गई, डिसेंडिंग हो गई, ये सिग्मोइड कोलोन हो गई, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये होती है ट्रांसवर्स कोलोन। तो इसके अंदर क्या होता है? जो मिड पार्ट है, ये वाला मिड पार्ट, कहने का मतलब बात करूँ मैं लगभग एक साधारण देखने की भाषा में, जो पेट के बीचों बीच, ठीक है ना, तो मिड पार्ट में क्या होता है, आपको ये वाली क्लोज साइन देखने को मिलता है। इनटू ससेप्शन की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, कि ये वाली चीज़ जो ट्रांसवर्स कोलोन है, इनटू ससेप्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसी का पार्ट इसी के अंदर धंस जाता है, वो अंदर की तरफ, वो वाली कंडीशन, वो वाला सीन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे। आगे बात करूँ मैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, तो क्लिनिकल फीचर्स में आगे की बात करने में स्टेप लेडर साइन। स्टेप लेडर का मतलब होता है कि धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको एक छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में ये दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है ना। फिर कॉफ़ी बीन साइन, ये कहाँ? सिग्मोइड कोलोन के अंदर दिखाई देगा। वोल्वोलस की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है, ठीक है। वोल्वोलस की कंडीशन मैंने अभी पीछे बताया भी था कि ट्विस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कि एक जैसे कोई पाइप है, उसको आप दोनों साइड से पकड़ के मरोड़ दो, तो वो मरोड़ आपको देखने को मिल सकती है। जब एक पाइप को दोनों साइड से पकड़ कर आप मरोड़ोगे तो बीच में कुछ रुकावट तो आएगी ना, वहाँ पे कुछ जहाँ से मुड़ेगा वो पाइप, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लो रुक जाएगा, तो इसी वजह से वोल्वोलस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपको देखने को मिल सकता है डॉगनट साइन, बुल्स आइज टारगेट साइन, ठीक है ना, इसमें ये वाली चीज़ भी कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें डॉगनट साइन में वही चीज़ है कि जैसे बात करूँ मैं, डॉगनट साइन जैसे कुछ निशान से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के निशान आपको बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे बॉडी पे आपको निशान धब्बे धब्बे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बुल्स आई इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की जो आईज है ना, वो एक बेल के समान बड़ी बड़ी, कहने का मतलब बड़ी बड़ी आँखें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी आँखें आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इंटेस्टाइनल इंटरसेप्शन की कंडीशन के अंदर ये वाली चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रख सकते हो कि ये आपको साइलेंट सिम्टम्स आपको इस डिजीज़ के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अपन बात करें अब आगे डायग्नोसिस की। इस कंडीशन में जो ये डिजीज़ है, इसमें अपन क्या क्या डायग्नोस करके इस बीमारी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस की मैं बात करूँ तो डायग्नोसिस में अपन सबसे पहले सोनोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। क्या करवा सकते हैं? सोनोग्राफी अपन यहाँ पे करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड या यूएसजी जिसे बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, करवा सकते हैं। एक्सरे अपन यहाँ पर करवा सकते हैं। एक्सरे करवा के अपन वहाँ के जो एब्डोमेन है उसकी स्ट्रक्चर को अपन देख सकते हैं। कोई यदि कुछ बैरियर अपन को वहाँ पे दिखाई देता है तो ये कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा पता किया जाता है। वैसे एक्सरे के अंदर बोन्स विजिबल होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स के द्वारा वहाँ पे ये चेक किया जाता है, जो भी वहाँ पे जो कैविटी दिखाई दे रही है एक्सरे के अंदर, जो लूमेन अपन को दिखाई दे रही है, उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट स्टडी अपन यहाँ पे कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वोमिटिंग के अंदर कई इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाती है बॉडी से, ठीक है ना, तो उनकी वजह से भी क्या होता है, जो मूवमेंट के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। डायग्नोसिस के आधार पर फिर ट्रीटमेंट लगाया जाता है। अपन एंडोस्कोपी करके इसका पता लगा सकते हैं। एंडोस्कोपी वही बार बार हर डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है अपन को, कि एक ट्यूब लाइक डिवाइस को मुंह के द्वारा पे अपन बॉडी के अंदर डालेंगे और वहाँ का जो सीन है वो बाहर पता किया जाता है, ठीक है। एबीजी एनालिसिस अपन यहाँ पर करवा सकते हैं। क्यों? रीवियल मेटाबॉलिक एल्केलोसिस फ्रॉम HCl एसिड लॉस बाई स्टोमक। वही HCl का यदि लॉस हो रहा है तो वहाँ पे HCl मतलब एसिड का लॉस हो रहा है, तो फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसका पता अपन एबीजी एनालिसिस मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेज एक टेस्ट होता है ब्लड से, आर्टरी के ब्लड से, तो उसके द्वारा पता कर सकते हैं अपन। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के बारे में आप सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अपन आगे बात करें डायग्नोसिस के बाद में मैनेजमेंट की, जो कि अपना लास्ट टॉपिक है इस डिजीज़ का। मैनेजमेंट में मैंने पहले बताया, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, और इसी के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट भी आता है, तो आप उसको भी यहाँ पे
बात कर सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। अब मैनेजमेंट में मैं बात करूँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। एक तरह से फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिसमें अपन मेडिसिन की बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बात करूँ मैं इसके अंदर, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में अपन आईवी फ्लूइड्स देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है उसका, ठीक है ना। कई बार क्या होता है बॉडी फ्लूइड की मात्रा, वॉमिट हो रही है इसके अंदर कंडीशन में, तो वॉमिट में फ्लूइड भी लॉस होता है, ठीक है ना। तो आईवी फ्लूइड मेंटेन रखेंगे, जरूरी नहीं हमेशा आईवी फ्लूइड दिया जाएगा। कहने का मतलब हो कि अपन उसकी कंडीशन को देखेंगे, डायग्नोस करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। उसके आधार पर आईवी फ्लूइड अपन सजेस्ट करेंगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। आईवी फ्लूइड प्रिस्क्राइब्ड करेंगे अपन, आईयू चार्ट को उसको मेंटेन करेंगे, क्या लेना है, क्या उसके अंदर से लेने देने का जो भी है, ठीक है। इनटेक आउटपुट चार्ट कितना दे रहे हैं अपन, कितना वो आउटपुट दे रहा है उसका। बात करें अपने अगले मैनेजमेंट में, तो डी कंप्रेस बोवल बाय रिमूवल ऑफ फ्लूइड एंड गैस बाय एनजी ट्यूब। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि आईवी फ्लूइड कंडीशन के ऊपर होता है कि अपन आईवी फ्लूइड कब सजेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है ना, डायग्नोस के आधार पे उसको चेक करना है। तो इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ फ्लूइड और गैस, क्योंकि यदि वहाँ पर फ्लूइड और गैस एक्यूमुलेटेड है उसमें पेशेंट के अंदर, तो उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना, बोवेल को डिकम्प्रेस करने के लिए। तो अब बोवेल को डिकम्प्रेस कैसे करेंगे, रिमूवल ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड को बाहर कैसे निकालेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्शन के द्वारा, ठीक है। एनजी ट्यूब के द्वारा एनजी ट्यूब को इंट्यूबेट करेंगे पहले पेशेंट के अंदर। एनजी ट्यूब का मतलब होता है नेजोगेस्ट्रियल या नेजोगेस्ट्रो ट्यूब, ठीक है। तो ये जो नाक के द्वारा अपने स्टोमक तक पहुंचाई जाती है, वहाँ से फ्लूइड को अपन रिमूव कर सकते हैं इसके द्वारा, और फीडिंग भी अपन इसके द्वारा करा सकते हैं। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक होता है अपने, ठीक है। एनजी ट्यूब के द्वारा अपन फ्लूइड और गैस को रिमूव करके उसके बोवेल को डिकम्प्रेस कर सकते हैं इसमें मैनेजमेंट में। एक होता है मिलर एबोट ट्यूब, लगभग 3 मीटर के आसपास की ये एक ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या क्या कब काम में ली जाती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करना, ट्रीट करने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको दूर करने के लिए अपन मिलर एबोट ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहने का मतलब जो मिलर एबोट ट्यूब होती है वो एक प्रकार की एनजी ट्यूब के समान ही होती है। डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, एक तो ये क्या होती है, डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है। चीज़ याद रखना एक चीज़ कि ये एक प्रकार की डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है, इसके अंदर दो ल्यूमेन होती है। अब वो दोनों ल्यूमेन क्या काम आती है, एक तो कंटेंट को एस्पायरेट करने के लिए, तो कंटेंट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया उसको एस्पायरेट या बाहर निकालने के लिए काम में आती है। और दूसरी क्या काम में आती है, जो दूसरी ल्यूमेन होती है, जो दूसरी ट्यूब, एक ही ट्यूब के अंदर दो ल्यूमेन होती है उसमें, ऐसा, ठीक है ना। एक ल्यूमेन है उसके अंदर, मतलब एक ट्यूब है उसके अंदर दो ल्यूमेन आपको देखने को मिलेगी। एक ल्यूमेन के द्वारा तो क्या होता है, जो कंटेंट एक्यूमुलेट हो रखा है बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालने का काम करेगी। दूसरी जो ल्यूमेन होती है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि उसकी बॉडी के डिहाइड्रेशन को इनको बचाने के लिए, या उसकी बॉडी के जो अंदर का जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे अपन, वाटर और एयर इंट्रोड्यूस वहाँ से करवा सकते हैं अपन। जो वहाँ का जो एब्डोमिनल केविटी है, जो वहाँ का बैलून है, ठीक है, इसके लिए अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे वाटर एंड एयर का वहाँ से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि दो ल्यूमेन होती है, एक थोड़ा सा एस्पायरेट करने के लिए कंटेंट को, और वहाँ के मेंटेनेंस के लिए फिर आपको वाटर एंड एयर का इंट्रोड्यूस वहाँ पर करवाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए काम में ली जाती है। बात करूँ मैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में मैं बात करूँ, सबसे पहले जो आपको पहले भी बता चुका मैं, इसके अंदर बात करूँगा मैं एनास्टोमोसिस की। एनास्टोमोसिस एक सिंपल सी प्रक्रिया है, बड़ी अच्छी सी प्रक्रिया है, बड़ी अच्छी सी इसकी यदि समझो तो आप बड़ी अच्छी सी परिभाषा, रिमूव द अफेक्टेड पार्ट एंड अटैच द रिमेनिंग पार्ट। एनास्टोमोसिस की कंडीशन मैंने पेप्टिक अल्सर में भी आपको बताई थी, वहाँ पर दो नाम बोले थे मैंने, बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकेंड, वो भी एक प्रकार का एनास्टोमोसिस प्रक्रिया ही थी। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो ये कोई ऑर्गन है, तो इसको यहाँ से काट दिया मैंने, मान लो मैंने ये वाली जगह को काट दिया, ठीक है, ये वाली जगह को काट दिया, लो, ठीक है। और एनास्टोमोसिस में क्या किया जाता है, एनास्टोमोसिस में क्या किया जाता है, फिर बची हुई जगह को डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, एक मिनट, बची हुई जगह को डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, ये वाला बीच वाला पार्ट उड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है कि रिमूव द अफेक्टेड पार्ट, मान लो ये है और आपके बीच में क्या हुआ कि ये वाला भाग अफेक्टेड हो गया, ठीक है, तो इसका एनास्टोमोसिस कर दो। अब एनास्टोमोसिस का क्या मतलब होता है कि रिमूवल द अफेक्टेड पार्ट का रिमूवल कर दो, ठीक है जी, रिमूवल पार्ट का हम ये रिमूवल हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अटैच द रिमेनिंग पार्ट, अब जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया पार्ट उसको आप जोड़ दो, ठीक है। इतनी सी प्रक्रिया होती है, इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं एनास्टोमोसिस,
ठीक है ना। तो ये वाली बात है कि जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, मान लो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस पार्ट को हटा दो और जो दोनों बात बचे हुए हैं, जो पार्ट बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है, उनको आपस में जोड़ दो। ठीक है, एनास्टोमोसिस अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है जो सर्जिकल मैनेजमेंट में बताऊँ, अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी अपन सर्जरी लाइक हर्नियोटोमी भी कर सकते हैं। मतलब ईटियोलॉजी के अनुसार, ईटियोलॉजी में कई कारण बताए थे मैंने ईटियोलॉजी के, तो उनमें मान लो एक कारण है हर्निया। हर्निया के अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हर्निया क्या होता है, ठीक है, हर्निया में एक उभार होता है, कहने का मतलब एक गांठ सा होता है, ट्यूमर सा होता है, आगे बात करेंगे अपन कैसा होता है। तो मान लो हर्निया, अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी बता रहा हूँ मैं, कि मान लो हर्निया हो रखा है, ईटियोलॉजी क्या है उसकी, हर्निया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार अपन सर्जरी कर सकते हैं। अब हर्निया को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, हर्नियोटोमी। ठीक है, तो अपन सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी किसके अनुसार करेंगे अपन, ईटियोलॉजी के अनुसार, कि किसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है अपन को, उसी को अपन रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ अपन यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की, एक नज़र डाल लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में ज़रूरी होता है, एग्जाम की दृष्टि से मैं बात करूँ, हर डिजीज़ का आप नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर लिख के आना। कुछ पॉइंट्स इनमें कॉमन्स होते हैं जो हर डिजीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो उन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के द्वारा कैच करने की कोशिश करना। बात करूँ मैं यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट की, सबसे पहले क्या करेंगे, बिगिन एंड मेंटेन आईवी थेरेपी एज ऑर्डर। यदि देखो डॉक्टर के ऑर्डर पे ये काम करना है अपन को, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब्ड करेगा, तो बिगिन एंड मेंटेन, देखो आईवी थेरेपी देना स्टार्ट करना और उसको मेंटेन रखना है जितनी ज़रूरत हो वहाँ तक। ठीक है ना, ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि मेंटेन एनपीओ स्टेटस ऑफ पेशेंट, नथिंग पर ओरल। कहने का मतलब एनपीओ का मतलब होता है नथिंग पर ओरल, कि मुँह के द्वारा उससे कितनी चीज़ खाने को देनी है, क्या नहीं देनी है, ये सब मेंटेन करना है अपन को। तीसरा पॉइंट की बात करूँ, प्रोवाइड सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन। ठीक है ना, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन अपन उसको देंगे। ठीक है, अगली चीज़ है पॉसिबल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, मेजर एब्डोमिनल गर्थ, प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये एक फिजिकल एग्जामिनेशन का एक पार्ट आप मान सकते हो, कि अपन उसकी जो बोवेल एब्डोमिनल होता है उसको उसकी परिधि के द्वारा पेशेंट की प्रायोरिटी के आधार पर अपन ये चेक करेंगे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ तक संभव हो इसका। ठीक है, तो बात करें अपन आगे, लुक फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन की कोई कंडीशन तो नहीं आ रही, इस चीज़ को अपन देखते रहेंगे। ठीक है ना, वो अपन चेक कर सकते हैं। यदि वॉमिट वगैरह ज़्यादा हो रही है, जो फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हो रहा है यदि बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन नॉर्मली आ सकती है। उसका अपन क्या करेंगे, मॉनिटर एनजी ट्यूब ड्रेनेज फॉर ऑर्डर, कंसिस्टेंसी एंड अमाउंट। जो अपन एनजी ट्यूब मैंने पीछे बताया था, जो नेजोगेस्ट्रो ट्यूब है, उसके द्वारा जो अपन फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी ऑर्डर स्मेल कैसी है, कंसिस्टेंसी मतलब किस कंसिस्टेंसी से वो बाहर आ रहा है, अमाउंट कितनी अमाउंट में वो बाहर आ रहा है, वो सब अपन को मॉनिटर करते रहना, और उसकी जो डॉक्टर्स है उनको ये अपडेट पहुंचाते रहना है कि ये कंडीशन अपन को पेशेंट में देखने को मिल रही है। ये एक नर्स का ही काम होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपन डॉक्टर को अपडेट करते रहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, पेशेंट को मॉनिटर करते हुए। ठीक है, तो ये बात हुई नर्सिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, आज का टॉपिक अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपको मैंने इसमें बता दिया है, यहाँ पे डेफिनेशंस आपको बता दी, इसके ईटियोलॉजी आपको बता दी है मैंने, इसको डायग्नोसिस आपको बता दिया, पैथोफिजियोलॉजी आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट की बात करूँ, तो मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन यहाँ पे धीरे धीरे सब डिजीज़ को कंप्लीट करते रहेंगे। आप बने रहिए मेरी इस मोस्ट वैल्यूबल सीरीज़ के साथ, ताकि आपको एमएसएन का यदि आपने कवर कर भी लिए तो आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है, और आपने नहीं भी पढ़ी हो तो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जितना लिखने लायक होता है उतना मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार हम आगे पूरी सीरीज़ को करते रहेंगे, तब तक आप इसी सीरीज़ में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। ठीक है ना, ये एकमात्र सपोर्ट आपका हमें दिखाई देने को है, कि आप सब्सक्राइब के द्वारा, लाइक के द्वारा, शेयर के द्वारा हमारी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मेडिको हेल्प आरजे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा, आपने उसको पसंद किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। नहीं किया हो तो प्लीज़ वो शेयर बटन पर क्लिक करके एक बार अपने साथी दोस्तों के साथ इस वीडियो को पहुंचाने में थोड़ा सा कष्ट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिजीज़ के साथ, JIT की ओर अपन धीरे धीरे अपने कदम कंप्लीट करते जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।